Where they overlap, undergo बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं क्लास मैथ को और सब्जेक्ट हमारे पास है फिजिक्स और 9th में जो चैप्टर हमारे पास थे यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक थे। इस वक्त जो पहला जो यूनिट है उसको यूनिट 10 कहा जाता है और उसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। यानी कि जो वेव होती है हमारी उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको हम मुख्तलिफ छोटे छोटे क्लिप बनाएंगे, इसके वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाए इसका। लेकिन स्टार्ट करते हैं। वेव है क्या? तो कहता है कि व्हेन अ काम वाटर सरफेस इज डिस्टर्ब्ड बाय अ स्टोन ड्रॉपिंग ऑन इट। कहता है एक पानी होता है, अक्सर आपने देखा होगा, एक किसी बाल्टी में पानी रख लें या किसी तालाब के पास आप खड़े हों, एक पत्थर उठा के आप मारते हैं उसको बीच में, जहां कहीं भी वो पत्थर गिरता है, स्टोन गिरता है, क्या होता है उसके इर्द गिर्द सर्कुलर वेव बन जाती है। जो सर्कुलर वेव बनती है इनको हम वेव कहा जाता है। जो सर्कुलर किस्म की एक दायरा बनता जाता है, चलता जाता है, इसको दिखाएंगे अभी पिक्चर के अंदर आपको भी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक पिक्चर नजर आ रही है आपको कि एक ड्रॉप जहां पर भी स्टोन गिरा उसके इर्द गिर्द एक दायरा बन गया, एक सर्किल बनता है और ये सर्किल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ पिक्चर्स हमारे पास हैं, ये इसी की हैं कि जब भी पानी का एक ड्रॉप गिरा, कोई ड्रॉप गिरेगा तब भी यही होगा, कोई स्टोन गिरेगा तब भी यही होगा। ठीक है, तो कहता है व्हेन अ काम वाटर का मतलब है एक सरफेस पानी की है, तो काम वाटर सरफेस है, जो एक सरफेस है जिसमें कोई स्मूथ है, यानी कि पार्टिकल्स स्मूथ हैं, वो अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहे, नॉर्मल है। जैसे कि एक पानी का टब रख लिया, एक प्लेट में कोई चीज रख लिया, किसी बाउल में कोई पानी रख लिया आपने जो नॉर्मल है, अगर उसके अंदर एकदम से जैसे आप एक ड्रॉप डालेंगे, एक सर्कुलर क्या कहते हैं, एक वाटर वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी इसमें। तो कहता है यहाँ पे कि एक सरफेस जो थी वो नॉर्मल थी उसकी, उसको डिस्टर्ब किया आपने स्टोन ड्रॉपिंग इनटू इट, उसके अंदर स्टोन फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया या कोई आप ड्रॉप डाल दिया आपने। ठीक है, सर्कुलर वाटर रिपल्स स्प्रेड आउट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द स्टोन हिट द वाटर। जहां पे स्टोन ने हिट किया था वहां पे सर्कुलर किस्म की वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी। The continuous disturbance of the water surface by the blast of the wind caused by a helicopter hovering over create water waves to move outward। कहता है अगर हम पानी किसी जगह पे खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, जैसे कोई झील है, कोई दरिया है, कोई समंदर का एरिया है, अगर उसके ऊपर हेलीकॉप्टर को हम क्या कर दें, होवरिंग कर दें, यानी कि उसको हैंग कर दें, या ये कह लें कि हैंग्स में कोई लटकाना नहीं है किसी उसके जरिए, रस्सी के जरिए, किसी वायर के जरिए, ऐसा नहीं है, यानी कि उसको मोल्लक कर दें, उसको रोक दें, पानी के ऊपर रोक दें, ना तो वो आगे मूव हो, ना वो पीछे मूव, ना राइट ना लेफ्ट, ना अप एंड डाउन। और वहां पे जैसे उसका जो फैन है, उसके जो पर हैं, जिस स्पीड से वो सर्कुलरली मूव कर रहे होंगे, तो उसका जो प्रेशर नीचे पड़ेगा पानी के ऊपर, तो वहां देखेंगे तो वहां पर भी क्या होगा, वाटर वेव्स जनरेट कर देगा। तो इस चीज को यहाँ पे कहता है कि जब भी आप किसी को हेलीकॉप्टर के जरिए भी देख सकते हैं इसको, या किसी झील में या किसी पानी जहाँ पे रुका हुआ है वहां पे एक पत्थर फेंकें या वहां पे कोई ड्रॉप गिराएं तो सर्कुलर वेव्स पैदा हो जाएंगी। जिस पावर का होगा वो उसी पावर के हिसाब से उसकी वेव्स बनेंगी। ठीक है, कहता है द डिस्टर्बेंस ऑन द वाटर सरफेस मूव आउटवर्ड। तो मूव्स जैसे जहां पे वो गिरता है ड्रॉप, उसके बाद वो वाटर सर्कुलर वेव जो है वो मूव करती हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ। जैसे ये पिक्चर नजर आ रही है, पहली पिक्चर आपके पेज पे भी, तो इसमें भी एक ड्रॉप दिखा रखा है और ये पूरा नजर आ रहा है आपको कि सर्कुलर वेव नजर आ रही है। देखिए सब सर्कुलर वेव्स हैं यहाँ पे। डिस्टरबेंस जो भी होती है पानी की वो आउटवर्ड जाती है, जहां पे गिरता है ड्रॉप, स्टोन गिरता है, उससे दूर जाती हैं किनारों की तरफ। ऑन द सरफेस मूव आउटवर्ड कैरिंग एनर्जी। कहता है पानी नहीं जाता वहां पे, लेकिन क्या जाती है, एनर्जी जाती है। इस चीज को याद रखिएगा आप कि पानी जो है वो नहीं मूव हो रहा, लेकिन कौन कौन सी चीज मूव हो रही है, रिपल टैंक वगैरह में मुख्तलिफ तरीके कार से आपके पास वो एनर्जी मूव होती है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चीज जो स्टडी की जा रही है वो एनर्जी की मूवमेंट है, या एनर्जी का कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। चाहे आप फिजिक्स ले लें, चाहे केमिस्ट्री ले लें, चाहे मैथ ले लें, चाहे इलेक्ट्रिकल ले लें, कुछ भी ले लें, मैकेनिकल ले लें, केमिकल ले लें, जो भी इंजीनियरिंग स्टडी करेंगे, जो भी फील्ड आप स्टडी करेंगे, ज्यादातर आपका जो फोकस होता है वो आपका यही होता है कि एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर।
तो जब भी कोई भी ड्रॉप गिरता है पानी के ऊपर, या कोई भी स्टोन गिरता है, या कोई हेलीकॉप्टर ऊपर क्या कहते हैं होवरिंग कर दें या उसको हैंग कर दें, वहां पे उसको साकित कर दें, और वो जो वेव पैदा हो रही होंगी, वो एक्चुअली पानी ऊपर नीचे मूव हो रहा होता है। पानी जो है क्या होता है, ऊपर नीचे मूव लगता है, ऐसा जैसे कि पानी मूव होकर जा रहा है। पानी मूव होकर नहीं जाता, वो वेव्स जाती है, मूव सर्कुलर वेव्स जाती है। तो कहता है कि ये जो वेव्स होती हैं, ये दर हकीकत ये पानी नहीं होता, ये एनर्जी होती है। डिस्टर्बेंस जो वाटर के सरफेस पे होती है, मूव करती है आउटवर्ड पे, और कैरिंग एनर्जी, उनमें एनर्जी होती है। एंड नो वाटर, पानी नहीं होता, पानी नहीं मूव होता। अब आप बात करेंगे उसकी कि सहेले समंदर पर खड़े हो गए, लहर आ गई, आप तो बोलेंगे वो तो एक लहर आई है, वो तो जाके टकरा रही है किनारे से। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें बाउंड्रीज, पानी एक जगह पे रुका हुआ है। ये तो कंटिन्यूअसली वेव चलती रहती हैं, जो टाइड होती हैं, लहरें जो होती हैं। एक हम इसके प्रैक्टिकल थोड़ी बात दिखाऊंगा आपको किस तरह से वो मूव होता है। एनर्जी मूव होती है, पानी मूव नहीं हो रहा होता। एंड नो वाटर, ये याद रखिएगा। जो वेव्स बनेंगी वाटर के ऊपर, जो भी क्या कहते हैं डिस्टरबेंस होगी उसके मीडियम के अंदर, उसमें एनर्जी मूव करेगी, पानी मूव नहीं करेगा। इसको जहन में याद रखिएगा। इस चैप्टर का सबसे की और थीम पॉइंट यही है, एनर्जी का, वेव को समझने का, कि वेव जो है, वेव के अंदर एनर्जी होती है। वो एक्चुअली अगर पानी की अगर डिस्टर्ब किया है, किसी को डिस्टर्ब किया है, तो वो खुद मूव नहीं कर रहा होता, एनर्जी मूव कर रही होती है। बिकॉज आफ्टर द वेव पास, ठीक है, द वाटर रिमेन्स वेयर इट वाज, पानी जहां था वहीं पे था, बिफोर द वेव वाज प्रोड्यूस। वेव प्रोड्यूस होने से पहले पानी जहां था, पानी वहीं पे अपनी जगह रहेगा। लेकिन जो मूवमेंट होगी वो एनर्जी की होगी, यानी कि एनर्जी आपके सेंटर से मूव होकर सर्कुलर वेव की सूरत के अंदर वो आउटवर्ड जाती है हमारे पास। इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। एनर्जी को इस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, यानी मीडियम को डिस्टर्ब करके। यानी पानी क्या कहलाया, इसका पानी उसका एक मीडियम बन गया, इसके जरिए हमने क्या किया, एनर्जी को जो सेंटर में उसका ड्रॉप किया, उसका स्टोन मारा उसको, उसने एनर्जी को किनारों तक पहुंचाया। ठीक है, तो मीडियम को डिस्टर्ब करके एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। मटेरियल मूव नहीं करता, ये मैटर जो है वो मूव नहीं कर रहा होता आपका, यानी कि वो नहीं जा रहा होता, यानी मूव अप एंड डाउन तो मूव करेगा, लेकिन वो नहीं जाता किनारे की तरफ या एंड तक। कहता है वी एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ वेव एवरी डे। हम रोजाना, हम इस एवरी डे इन आवर डेली लाइफ में, रोजाना की जिंदगी के अंदर बड़ा इम्पैक्ट है हमारी ऊपर वेव का। सुबह उठते हैं, फजर की अजान होती है, तो वो भी क्या है, एक साउंड वेव होती है आपके पास। और दिन भर आप देखते हैं आपके पेरेंट आपको कहते हैं ये कर लें वो कर लें, नाश्ते के लिए बुलाते हैं, तो वो भी साउंड वेव ही आती है आपके पास। जिस व्हीकल में जा रहे होते हैं वो भी साउंड क्रिएट कर रहा होता है, नॉइस होता है लेकिन वो भी साउंड होता है आपका। टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं वो भी साउंड ही वेव होती हैं जिसके जरिए आप सुन रहे होते हैं। तो डेली लाइफ के अंदर लाइट दुनिया देख रहे हैं, दुनिया नजर आ रही है आपको, तो वो लाइट वेव आपके पास है। तो वेव जो है मुख्तलिफ किस्म की वेव होती हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सबको स्टडी करेंगे। तो कहता है वी एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट, हम पे बड़ा इम्पैक्ट होता है वेव का एवरीडे के अंदर। फजर से बताया, फजर की अजान हुई, वो भी एक माशाल्लाह बहुत प्यारा साउंड होता है जो अजान का होता है। जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, आप हर वक्त आप जो साउंड आपको मिलता है वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा साउंड मिलता है। तो एवरी साउंड वी लिसन टू डिपेंड ऑन साउंड वेव। तो हर साउंड जो है जो हम सुनते हैं वो डिपेंड करता है साउंड वेव के ऊपर। अगर साउंड वेव है, उसकी एनर्जी है, तो हम तक आ रही है। अगर एनर्जी नहीं है उसके अंदर वेव में, तो हम तक नहीं पहुंचता साउंड। बात हम बोल रहे होते हैं, दूसरा बंदा बहुत दूर होता है, एक किनारे पे खड़ा होता है, एक कोने पे खड़ा होता है, या हमसे 100 मीटर के फासले पे खड़ा होता है, हम बोल रहे होते हैं लेकिन वो नहीं सुन रहा होता। हम डिस्टर्ब तो कर रहे होते हैं लेकिन वो एनर्जी वहां तक नहीं पहुंच रही होती। एक बंदा जो हमसे 10 फीट के फासले पे खड़ा होता है, हम बोल रहे होते हैं, वो हमें रेगुलर सुन रहा होता है। सब डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। लेकिन साउंड वेव का हम पे हमारी जिंदगी में बड़ा इम्पैक्ट है डेली बेसिस के ऊपर, डेली लाइफ के अंदर। तो एवरी साउंड वेव को जो हम सुनते हैं वो डिपेंड करती है साउंड की वेव के ऊपर। साउंड की वेव, ठीक है, ये काम की बात है, याद रखिएगा इसको। एवरी साइट वी सी डिपेंड ऑन लाइट वेव। जो कुछ हम नजर आ रहा होता है, देख रहे होते हैं, तो लाइट वेव की वजह से होता है। अगर लाइट वेव ना हो तो हम देख भी ना सकें चीजों को, अंधेरे में रहे। A little wave can travel across the water in a glass. एक छोटी सी वेव एक गिलास के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका, रिपल टैंक वाला भी दिखाएंगे आपको।
एंड अ वेरी लार्ज टाइड कैन ट्रेवल ओवर सी। समंदर पर जाके देखें तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, तो वो भी क्या है, एनर्जी को लेके आ रही हैं, एनर्जी मूव हो रही होती है साथ साथ। कहता है साउंड वेव, लाइट वेव्स एंड द वाटर वेव्स अपीयर वेरी डिफरेंट। अपीयर होने में तो ये बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। So did the characteristics do all these different form of wave have? तो हम देखेंगे क्या characteristics हैं मुख्तलिफ किस्म की वेवों की। What exactly is the wave? वेव है क्या? जो हमारा टॉपिक है इसका जनरल वेव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। कहता व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। वी विल स्टडी इन अ डिटेल इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब पहली बात आ गई वेव, 10.1 आ गया, वेव एंड नेचर ऑफ वेव, वेव क्या है और वेव की नेचर क्या है। ठीक है, तो कहता है मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। याद रख लीजिएगा इस बात को आप, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मैंने आपको कहा था ना, फिजिक्स पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ लो आप, आपका जो मोटिव है वो यही निकलता है कि जी आप एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, एक तरीके से दूसरे तरीके के अंदर, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आपके लिए आसान हो चीजें आगे बढ़ने के लिए, तो आप क्या कहते हैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो एक मेथड है, कहता है वेव क्या है, एक मेथड है, एक तरीकाकार है, किस चीज का, ट्रांसपोर्ट करने का, यानी कि पहुंचाने का। ट्रांसपोर्ट उसको करेंगे, एनर्जी को ट्रांसपोर्टेट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, पानी ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, पानी कुछ नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ वेव जा रही थी। हवा है हमारे पास, एक मीडियम के तौर पे काम करता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक वैक्यूम के अंदर नहीं हो रहा होगा ये, जहाँ मीडियम होगा वहीं पे ही हम डिस्टरबेंस कर सकते हैं मीडियम को। जो स्पेस है, स्पेस इज अ डिफरेंट टाइप, ठीक है ना, वहां की बात नहीं कर रहे, इज कॉल्ड वेव, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम वेव कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ वेव, अच्छा जो मैंने अभी यहाँ बात कर दी आपको, जरा उसको दोबारा क्लियर कर दूं मैं आपको, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो। जो हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सी वेव्स ऐसी हैं जो हमारे पास मीडियम के जरिए ट्रांसफर होती हैं, कुछ वेव्स ऐसी हैं जो मीडियम के बगैर ट्रांसफर हो रही होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसको। तो ये याद रख लीजिए, एनर्जी को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। जो मैटर है, जो मीडियम है, मीडियम ट्रांसफर नहीं करता, मीडियम अपनी जगह रहता है, इसको कहा जाता है वेव। फॉर्मेशन ऑफ वेव, वेव कैसे बनती है, अच्छा डिस्टरबेंस करते हैं ऑफ मीडियम, मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव लाइक, इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं उसको कि वो एक वेव की स्रोत नजर आने शुरू हो जाती है हमारे को। वी कैन प्रोड्यूस वेव बाय यूजिंग अ रोप, एक रस्सी के जरिए भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बचपन में खेलते थे, गोल गोल घुमाते थे, एक रस्सी का एक सिरा पकड़ लेते हैं, दूसरे सिरे को छोड़ देते हैं, उसको सर्कुलर घुमाते हैं, तो नीचे का जो सिरा होता है वो ऊपर उठ जाता है। सबने प्रैक्टिकली किया होगा अपने बचपन के अंदर इस तरह का। तो मुख्तलिफ किस्म के तरीके कार हैं वेव्स को जनरेट करने का। तो वी कैन प्रोड्यूस वेव बाय यूजिंग रोप, स्लिंकी स्प्रिंग, स्लिंकी स्प्रिंग किस तरह का होता है, ये नजर आ रहा है आपको साइड के अंदर, ये भी एक स्लिंकी स्प्रिंग है, ठीक है। ये बचपन में बहुत खेला है इसको, अप डाउन मूव करेंगे तो ये मूव होता है, लगता है राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। तो स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं इसको, ये रोप के जरिए कर रहा है, यहाँ पे आप किस तरह से करेगा उसको डिफाइन करेंगे। एंड वाटर वेव, और पानी के अंदर जो वेव बनती है इन अ रिपल टैंक, रिपल टैंक में क्या होता है वो भी एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको इस थ्योरी के, इसके अंदर थ्योरी के साथ साथ। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो वेव मोशन बाय यूजिंग रोप, रस्सी के जरिए कैसे करेंगे, वी कैन प्रोड्यूस वेव, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव को ऑन अ रोप, रोप के ऊपर, यानी कि रस्सी के ऊपर वेव बन जाएगी। बाय अटैचिंग वन एंड टू द वॉल, एक एंड को हमने वॉल के साथ फिक्स कर दिया, दूसरा एंड अपने हाथ में रख लिया। अब हमारे पास दो मोशन है, एक अप और एक डाउन, अप एंड डाउन मूव करेंगे उसको हम, तो क्या होगा, वो एक वेव की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो कहता है वॉल के साथ एक एंड उसका दीवार के साथ है, एंड कंटिन्यूसली मूविंग द अदर एंड अप एंड डाउन, और दूसरा एंड हमने देखा था यहाँ पे, वो जिसको हम ऊपर मूव करेंगे या नीचे मूव करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे। अप करेंगे तो वे ऊपर जाएगा, डाउन करेंगे नीचे तरफ आ जाएगा, तो इस तरह से अप एंड डाउन मोशन होगा। रस्सी यहां से इस कोने पर नहीं पहुंची,
रस्सी क्या है, रोप क्या है हमारे पास, वो मीडियम है। रस्सी है, मेरा हाथ यहाँ पर है, इस एंड तक वेव बन गई, लेकिन दूसरा सिरा वहीं पर ही अपनी जगह है। रस्सी का ये एंड यहाँ नहीं पहुंच गया, इसकी लेंथ जितनी है यहीं तक वही लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचा, यानी कि ये सिरा यहाँ नहीं पहुंच गया, डिस्टेंस कम नहीं हुआ। लेकिन क्या अप एंड डाउन से ऐसा लग रहा है कि एक वेव बन गई, वेव अप गया, डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप जाने की कोशिश की। तो रस्सी का ये सिरा जो हमारे हाथ में था वो यहाँ तक दीवार तक नहीं पहुंचा, लेकिन रस्सी ने ऐसा शो किया, एनर्जी जो थी जो हमने डिस्टर्ब की थी, यानी कि रस्सी क्या थी, रोप क्या थी, हमारा एक मीडियम था, हमने इसको डिस्टर्ब किया तो एक वेव बन गई हमारे पास। तो वेव ने क्या किया, जो हमारी यहाँ की एनर्जी थी वो यहाँ जाके हिट करेगी, तो ये एनर्जी हमारी यहाँ इस कोने पे जाके, इस एंड पे जाके हिट करेगी। दिस इज कॉल्ड वेव फॉर्मेशन। तो ये वेव का बनने का तरीकाकार। कंटिन्यूसली अप एंड डाउन मूव करते हैं, जो फिगर में 10.1 में दिखा रहा है, 10.1 ही फिगर है ये। these up down motions produce oscillation। तो इसको ये oscillation मतलब या वाइब्रेशन कह लें, यानी कि जाना जाके वापस आना, डेट इज कॉल्ड oscillation। जाना और जाके वापस आना, यानी कि ये मूव होता ही रहेगा, ये पार्टिकल एक एक करके ऊपर जाता रहेगा, फिर नीचे आता रहेगा, चलता रहेगा, सिलसिला का अप डाउन का सिलसिला चलता रहेगा, जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, डेट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। डेट इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेशन, इसको वाइब्रेशन भी कहते हैं। we can observe that the generated rope wave travel toward the wall। तो वेव जनरेट होके कहाँ चली गई, दीवार की तरफ गई। मैंने इसमें और एडिशन कर दिया, मैंने कहा जो एनर्जी यहाँ हमने हिट की थी वो एनर्जी यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है, एक बचपन में याद होगा आप लोगों ने भी खेला होगा, क्या करते थे, और ये जो माचिस की डिबिया होती थी, माचिस की डिबिया में बीच में से खोल करके एक सिरे को किसी चीज से गठान बांध के टाइट कर देते थे, और दूसरे साइड पे दूसरी जो माचिस की डिब्बिया होती थी या बॉक्स होता था, वहां पे कोई चीज टाइट कर दी, और फिर उस रस्सी को सीधा खींच के रखा, और यहाँ से जो भी बोलते थे वो दूसरा बंदा सुनता था। बोलते आहिस्ता थे, लेकिन वहां पर आवाज बिल्कुल सही आती थी। तो मीडिया जो कुछ हम डिस्टर्ब करते थे इस बॉक्स को, तो वो क्या करता था, वो एनर्जी को ट्रांसफर करता था रोप के अंदर। रोप रोप इस तरह से अप एंड डाउन मूव नहीं करती, रोप तो सीधी होती थी, बिल्कुल टाइट, लूज में होता ही नहीं था, टाइट में होता। जो टाइट किस्म की बिल्कुल टाइट रस्सी होती थी, उसमें जो कुछ ही बोलोगे दूसरा बंदा सुनेगा, तो वो भी एनर्जी ट्रांसफर, जो हमने बोला वो दूसरे बंदे ने सुना जाके। टेलीफोन देखें आप, मोबाइल देखें, देट आर द एडवांस फॉर्म ऑफ द वेव लाइक दैट। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन हुआ, ठीक है, प्रोड्यूस हो गई ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का गया वेव, पार्टिकल गया और वापस अपनी जगह पे आ गया। We can observe that the generated rope wave travel toward the wall, दीवार की तरफ गई वहां पे, whereas the rope itself move up and down। हकीकत में तो रोप ऊपर नीचे मूव कर रही थी, लेकिन वेव कहाँ चली गई, उस एंड पे गई दीवार तक। द रोप इज द मीडियम, रोप क्या है, रस्सी क्या है, वो मीडियम है, थ्रू विच द वेव ट्रेवल और प्रोपोगेट्स, ये वेव ट्रेवल भी करती है और प्रोपोगेट भी करती है। इसके बाद सेकंड टाइप आ गया वेव्स इन स्लिंकी स्प्रिंग। मैंने आपको बताया था स्लिंकी स्प्रिंग इसको कहा जाता है, ये स्लिंकी स्प्रिंग की एग्जांपल है। इसमें कितने सारे टर्न होंगे अंदाजा लगा लें, में माइट बी मोर देन 50 से ज्यादा टर्न होंगे इसके अंदर। और इसको जब मूव करेंगे अप एंड डाउन, तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से सारे टर्न वहां चले गए, वहां से ऐसा लगेगा नहीं, जाएंगे भी, ऐसी बात नहीं है, वो अप एंड डाउन मूव करके बहुत खेला है बच्चों ने इसके साथ, स्लिंकी स्प्रिंग के साथ। एक ये भी स्लिंकी स्प्रिंग है, ये थोड़ा सा इसको इसको रखा हुआ एक टाइट, एक इस दोनों फ्री कर रखे, तो इसका एक एंड बंद कर दिया इसने, दीवार के साथ टाइट कर दिया। अब उसको मूव करेगा तो वो पार्ट जो स्लिंकी का एंड है वो तो अपनी जगह पे रहेगा, ऊपर नीचे जाएगा बस सिर्फ, लेकिन वेव पहुंच जाएगी सेकंड एंड पे। तो वेव इन स्लिंकी स्प्रिंग क्या है, तो स्लिंकी स्प्रिंग इज अ प्री कंप्रेस्ड हेलिकल और क्वाइल्ड स्प्रिंग। ये हेलिकल किस्म का गोल दायरे में बना हुआ क्वाइल टाइप का स्प्रिंग है हमारे पास, प्री कंप्रेस है, कंप्रेस नहीं हुआ हुआ है। इसको कंप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्रेस हुआ हुआ है। इसको दबा सकते आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी खींच सकते हैं स्ट्रेच करके। तो कहता है कि स्लिंग की स्प्रिंग है जो कि प्रीली कंप्रेस कहलाता है, ऐसी चीज जिसको कंप्रेस भी कर सकें और स्ट्रेच भी कर सकें। तो हेलिकल स्प्रिंग है जो पिक्चर फिगर में दिखा रहा है आपके पास, 10.2 के अंदर दिखा रहा है।
कहता है we can perform several experiment with a slinky in a laboratory. लेबोरेटरी के अंदर स्लिंकी के जरिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं to understand the phenomena of the different type of wave formation. किस तरीके की वेव बन सकती है. Attach one end of the spring on a wall. वॉल के साथ एक एंड कनेक्ट कर दिया. नाउ द मूविंग सेकेंड हैंड, दूसरा जो हमारे हाथ के अंदर है वो, ठीक है. नाउ मूविंग द फ्री एंड ऑफ द स्लिंग की हॉरिजॉन्टली लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट गए और राइट गए कंटिन्यूसली ऑन अ टेबल. इसका मतलब ये कि ये एक दीवार के साथ बंद एक एंड टाइट किया हुआ है और टाई किया हुआ है, और दूसरा जो एंड है ये पूरा स्प्रिंग, तीनों स्प्रिंग यानी तीन तो नहीं, एक ही स्प्रिंग हमारे पास है. उसी स्प्रिंग को हमने क्या कर रखा है, टेबल पे रख रखा है. उसको टेबल पे रख के लेफ्ट और राइट अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहे. टेबल पे रखा हुआ है. टेबल के एक, ये पूरी एक कंसिडर कर लें, पूरी एक टेबल है. टेबल के एक एंड के साथ फिक्स कर रखा है, दूसरा एक एंड उसके साथ फिक्स किया हुआ है, और दूसरा एंड जो है वो हाथ के अंदर है. ठीक है. तो कहता है कि नाउ मूव फ्री एंड, जो फ्री एंड जो हमारे हाथ में था सिलिंगी का, हॉरिजॉन्टल एक टेबल पे रखा हुआ है, उसको लेफ्ट और राइट. टेबल पे है तो अप एंड डाउन नहीं कर सकते. टेबल से जाए नीचे कैसे जाएगा, लेफ्ट राइट ही कर सकते हैं. तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, उसको लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, तो स्लिंकी क्या कर रहा है, वो एक वेव की फॉर्मेशन बन गई अप डाउन होते हुए. लेकिन ये एंड तो हमारे हाथ में ही रहा. ये एंड जब मेरा एरो जब नजर आ रहा है, ये एंड जो हाथ के अंदर है वो तो अपनी जगह पे रहा, वो सिरा नहीं पहुंचा, इस एंड तक नहीं पहुंचा वो सिरा जो दीवार के साथ रखा हुआ था. दीवार भी है लेकिन साथ में टेबल के ऊपर रख के किया हुआ है उन्होंने, इसमें लेफ्ट और राइट मूव करा रहे हैं. तो वेव मूव करती है, मैटर मूव नहीं करता. यानी कि सिलिंग की मूव नहीं किया, सिलिंग की यहाँ से मूव करके यहाँ नहीं पहुंचा. सिलिंग की तो अप एंड डाउन मूव किया था बस सिर्फ. इस सिलिंग का ये जो सिरा था, ये सिरा यहाँ तक नहीं पहुंचा, एनर्जी पहुंची वॉल तक. ठीक है, इसको याद रखिएगा इस बात को. तो कहता है यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट मूव किया कंटिन्यूअसली क्वाइल को, तो लेफ्ट एंड मूव हुआ और हम्स किस्म की ट्रेवल हुआ, यानी कि वेव फॉर्मेशन हो गई दूसरे एंड तक. अब यहाँ पे एक और दिखा दिया, ये भी स्प्रिंग है लेकिन स्प्रिंग थोड़ा रिजिड वाला है. इसको हम कंप्रेस और स्ट्रेच कर सकते हैं. इसको लेफ्ट राइट मूव करना हमारे लिए इतना इजी नहीं होता. वो स्लिंग की ये ऊपर दिखाया हुआ एग्जाम्पल में था, ये वो स्लिंग की स्प्रिंग था जिसको क्या कहते हैं, जो फ्लेक्सिबल था. ये फ्लेक्सिबल था तो इसलिए इजीली पूरा स्प्रिंग मूव हो गया. ये भी स्प्रिंग है स्लिंकी टाइप का, लेकिन ये क्या है, ये रिजिड है, ये सख्त है. इसको या तो कंप्रेस करेंगे या आप उसको स्ट्रेच करेंगे. पीछे खींचेंगे तो वो स्ट्रेच जाएगा, खुल जाएगा. कंप्रेस करेंगे तो दब जाएगा वो. तो दोनों स्प्रिंग होता है ना, बाल को दबाते हैं कंप्रेस कर लिया, जब छोड़ते हैं तो एकदम से पीछे आता है वो. और जब उसको स्ट्रेच कर देते हैं और जैसे छोड़ते हैं तो आगे तरफ बढ़ता है. तो जब भी एक एक ये हमारे पास एक रिजिड किस्म का स्प्रिंग है हमारे पास, उसका एक एंड वॉल के साथ है, एक एंड हाथ के अंदर. इसको कंप्रेस किया, तो कंप्रेस जब किया तो वो वापस वो कंप्रेशन आगे गया, फिर आगे गया, चलते चलते दूसरे एंड तक चला गया. लेकिन ये जो सिरा हमारे हाथ में था वो अपने हाथ में ही रहा. वो सिरा उस दीवार तक नहीं जाएगा, लेकिन कंप्रेशन वहां तो चला जाएगा. नाउ मूविंग द फ्री एंड ऑफ द अटैच वॉल स्लिंग की स्प्रिंग कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ, यानी कि बैक का मतलब पीछे स्ट्रेच किया, फोर्थ का मतलब है आगे कंप्रेस किया, एज हॉरिजॉन्टल शॉन इन फिगर 10.4. 10.4 फिगर दिखा रहा हूँ. तो कहता है कि हम मूव करेंगे फ्री एंड को जो हमारे हाथ के अंदर है उसको अटैच, और दूसरा एंड जो है वो वॉल के साथ है स्लिंग की स्प्रिंग का. कंटिन्यूअसली बैक पीछे खींचेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा. जब फोर्थ करेंगे आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा. दोनों ही तरीके का आ रहे हैं, कंप्रेस करके भी कर सकते हैं, स्ट्रेच करके भी कर सकते हैं, तो वो मूव होता हुआ नजर आएगा आपको. तो कहता है कि यू कैन ऑब्जर्व द इंडिविजुअल क्वाइल, यानी कि क्वाइल का एक टर्न है ना, एक टर्न है, फिर दूसरा टर्न आ गया, फिर तीसरा आ गया, चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा. तो ये टर्न वाइज ये कंप्रेस होता चला जाएगा आगे की तरफ. ठीक ठीक है. तो कहता है यू कैन ऑब्जर्व द इंडिविजुअल क्वाइल, हर क्वाइल को आप देखें, मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वो आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी. जैसे कंप्रेस करेंगे तो वापस भी आएगा, स्ट्रेच करेंगे तो वो आगे जाएगा. वो प्रोसेस अंदर क्वाइल के अंदर भी शुरू हो जाएगा. where the coil are compressed are seen travel from fixed end to the other end. fixed end से compress होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे की तरफ दीवार की तरफ बढ़ता गया.
In both of the above experiments, Slinky spring is said to be a medium. Slinky spring दोनों केसेस में, चाहे रिजिड वाले में लें चाहे वो सॉफ्ट वाले में ले लें आप, दोनों के अंदर ही क्या है कि वो एज ए मीडियम काम करता है. Slinky spring एज ए मीडियम काम करता है, विच द वेव ट्रेवल और प्रोपोगेट, जिसके जरिए वेव ने ट्रेवल किया या प्रोपोगेट किया या जनरेट हुई. तो ये Slinky के जरिए भी आप वेव को जनरेट कर सकते हैं. कंप्रेशन और रियर फ्रिक्शन लाएगा, आगे जाके स्टडी करेंगे इसको, यानी कि स्टेज और कंप्रेशन की टेक्निक थी यहाँ पे. रोप में अप एंड डाउन था, इसमें लेफ्ट राइट था या फॉरवर्ड या बैकवर्ड था, बैक और फोर्थ भी कहते हैं उसको. अब तीसरा जो लास्ट आज का टॉपिक है वो है हमारे पास वाटर वेव इन अ रिपल टैंक. रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले वो देख लीजिए आप. This is a required practical on the GCSE Physics AQA and the GCSE Trilogy Combined Science Physics component for AQA. It's the ripple tank, and as you can see how this works, we have a tank of shallow water, we have a bar of wood, attached to it we have a motor which has got a weight on it, which means when it spins, it hasn't got a correct center of balance, so basically it creates a vibration, and that vibration travels to the wood and then causes the water to vibrate. We have a light here, and the light projects down, which creates areas of light and areas of shadow. The areas of light are the tops of the waves, the peaks of the waves, and the areas of dark are the troughs of the waves. So what we can see and what we expect to do with this core practical is we're expected to then make a measurement of wavelength. So if we look at the pattern here, you can see that you've got areas of light and areas of dark. So if we measure from an area of light, which is the peak of the wave, to an area of light again, the next area of light, which is the peak of the wave, that is our wavelength. Sometimes it's quite tricky to do. It can be improved slightly by using something called a stroboscope, which creates pulses of light, which helps it may appear like it's moving slower. If I turn up our power here, okay, to a higher voltage, it will make the motor move faster, and so it will increase the vibrations, so it will increase the frequency. Now we know that frequency times wavelength equals the speed of the wave. The speed of the wave is going to remain constant, so if the frequency goes up, the wavelength will go down, and the waves will get closer together. So let's try that. We're going to turn up the frequency, and now the waves are now closer together. And if we continue to turn it up, we can make the waves even more closer together. So that's the required practical for physics, and you'll be asked to describe this, and you'll be asked in an experiment to make measurements of the wavelength by going from peak to peak. Good morning. Today we're going to be looking at the ripple tank to see how two coherent sources can form an interference pattern. We'll look at how the experiment is set up, and we're going to use photo and video to try and analyse what's going on. Here we can see a ripple tank set up from the front. A light shining from above the water tray creates shadows beneath, which can be seen on the white paper placed below. An interference pattern can be clearly seen, with the ripples created by each dipper radiating outwards and superposing, creating regions of constructive and destructive interference. Before we get into the details, let's see how this experiment is set up. The ripple tank tray, bordered in blue, is placed on a bench with 3 pillars fitted on top, left and right having hooks attached to them. The middle uses a boss to fix a 6-volt lamp inside a reflective container, open at the bottom, to shine light on and through the water. 2 dippers are pushed inside holes made in a grey plastic bar, onto which is attached a motor with an asymmetric mass. The bar is suspended from the 2 hooks using springs. When the motor is connected to the ripple tank controller,
the asymmetric mass can be made to spin, causing the motor to oscillate the bar and dippers attached. Water is added to the tank, and the legs are adjusted until the tank is approximately level, as seen by the water in the tank. More water is added, and the dippers are adjusted until they are touching the water. Once the system is complete and switched on, the dippers bob up and down in the water, causing ripples. Let's take a look now at the ripple tank in action. This video is filmed from above the ripple tank, looking down through the water at the shadows created beneath by the 6-volt lamp. We can see the waves being produced by each dipper. As the two dippers are both attached to the grey bar, they are moving with the same frequency and have a constant phase difference. It appears to be approximately 0. As a result, the two dippers are coherent sources and can form an interference pattern. If we slow the video down, we can see in more detail the movement of the individual waves as they move radially outward.